आज आपका इस चैनल पे फिर स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और आज हमारा टेस्ट संख्या 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों हमारी कौन सी नदी, श्याक नदी क्या सिंधु की सहायक नदी है? हाँ, ये हमारी सिंधु की सहायक नदी है। वही झेलम नदी भी हमारी सिंधु की सहायक नदी है और चेनाब नदी भी हमारी सिंधु की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हमारी जो कोसी नदी है वो इसका सही आंसर होगा। मतलब कोसी नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार से बहती हुई राजमहल के निकट गंगा में मिल जाती है। यह नदी नेपाल और उत्तर भारत में बहती है। पश्चिम से सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं काबुल और कुरेम। वहीं पूर्व में 5 मुख्य नदियां हैं इसकी सहायक। कौन कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन है हमारा गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है हमारा तवा, चौथा ऑप्शन है हमारा सोन। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अभी लिखकर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी जो रिवर है वो अमरकंटक के पहाड़ से ना निकलकर ये हमारी पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ियों के सियम्बक से निकलती है और ये गोदावरी जो रिवर है वो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसका सही नहीं है। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन जो हमें दिया है, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में प्रयोग किया जाता है, क्या बात हमारी सही है? तो दोस्तों यही बात हमारी गलत है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है वो हमारी सतलुज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित बांध से निकाली गई है और यह राजस्थान की प्रमुख नहर है। वहीं इसके साथ साथ नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर जो माजरा नदी पर स्थित है। पैनगंगा जो है हमारी वो गोदावरी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा बताइए सही है? मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भारत में शरतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है। तो पहला है हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक में, दूसरा है हमारा पंजाब और राजस्थान में, तीसरा है हमारा पंजाब और तमिलनाडु में, चौथा ऑप्शन है हमारा ओडिशा और कर्नाटक में। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर होगा पंजाब और तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है। दोस्तों शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य और पश्चिम एशिया के वायु ताप के वितरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी पश्चिमी तट। यानी कि जो कोपेन का जलवायु विभाजन है उसमें मानसूनी जलवायु AMW ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर पाई जाती है। दोस्तों कोपेन ने जलवायु के 5 प्रकारों को माना है। उसमें से हमारा पहला प्रकार है हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा शुष्क वायु, तीसरा गर्म जलवायु और चौथा हिम जलवायु, पांचवा बर्फीली जलवायु। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रति चक्रवात दशाएं विद्यमान होती हैं। बताइए प्रति चक्रवात हमारा कब आता है? दोस्तों चक्रवात का उल्टा ही हमारा प्रति चक्रवात है, तो आपको बताना है कि कब ये आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर से मध्य फरवरी को। प्रति चक्रवात की जो प्रकृति है दोस्तों वो और उसकी जो विशेषताएं हैं वो चक्रवात से पूर्णतः
विपरीत होती है। इसके केंद्र में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जबकि परिधि की ओर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके दाब प्रवणता कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? बताइए हमारे भारत में सबसे ज्यादा इसमें से मुख्य क्षेत्र सूखा वाला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरावली का पश्चिमी भाग। दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है बताइए? वो मेघालय के मासिनराम में होती है। वही सूखा जो इसमें से ऑप्शन में से दिया हुआ है वो अरावली का पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से अपना उत्तर कमेंट में हमें लिख के अभी का अभी बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा लो ऑक्साइड की उपस्थिति इसका रंग प्रदान करती है लाल मिट्टी को, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। यह शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यह ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही डी हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ये लाल मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है। लाल मिट्टी का जो दोस्तों विकास है ना वो आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस, कुडप्पा, विंध्य और धारवाड़ शैलों की अवसादी शैलों के ऊपर हुआ है। यह अत्यधिक निक्षालित मिट्टी होती है। नेक्स्ट है, सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है, तो आप बताइए जरा सागौन जो है हमारी वो हमारी महत्वपूर्ण वनस्पति कहाँ की है? दोस्तों सागौन हमारा पूर्वी घाट जो है वहाँ की है, बताइए जरा हमें अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्या पश्चिमी घाट की है, या फिर वो हमारी बघेलखंड की है, या फिर वो हमारी मालवा की है? तो बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर सही होगा? दोस्तों जो सागौन के वृक्ष हैं वो हमारे पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। सागौन के वृक्ष जो है मूलतः वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों के निचले ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसका जो मुख्य क्षेत्र है ना वो महाराष्ट्र के उत्तरी कन्नड़ और मध्य प्रदेश है। इसकी लकड़ी बहुत दृढ़, सुंदर और टिकाऊ होने के कारण ही इसका जो उपयोग है ना वो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, दरवाजे बनाए जाते हैं और जहाज बनाने के काम में भी इसकी लकड़ी आती है। नेक्स्ट है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइए अभी ये रिसेंटली हमारे सामने से गया है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई से ये हमारा 7 जुलाई के बीच में ये बनाया जाता है। दोस्तों जो हमारा वन महोत्सव है ना वो वनों के क्षेत्रों को बढ़ाने व जनता में वन वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन उस समय के जो कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। अधिवृक्ष लगाओ आंदोलन का नारा था। प्रतिवर्ष देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया है नोट, क्या ये जहाजों की चाल की माप होती है? क्या ये ऑप्शन एकदम सही है? हाँ ये ऑप्शन एकदम सही है। वही नॉटिकल मील जो नौ चालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ ये ऑप्शन एकदम सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, क्या ये ऑप्शन एकदम सही है? हाँ ये ऑप्शन एकदम सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रकाश वर्ष के सामने दिया गया है समय मापने की इकाई, वही जो हमारा प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी मापने की इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? जल्दी सोचकर हमें बताइए, कमेंट अभी कीजिए, इसको पॉज करके हमें अभी लिखकर बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। 746
1 हॉर्स पावर में वोट होते हैं। दोस्तों, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहा जाता है। 1 जूल बराबर 1 वॉट के होता है, यानी कि 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वोट। सोनार का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सोनार प्रणाली है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा सोनार प्रणाली हमारी नौ संचालकों को द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। सोनार की सहायता से ही हम महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराइयों में भेजा जाता है। यह तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, बताइए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर। दोस्तों, जो एनीमोमीटर होता है ना हमारा, एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु के वेग की माप की जाती है। वहीं ऑडियोफोन के द्वारा हम दोष युक्त श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, बताइए किसके द्वारा। हमारे पास सामने 4 ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या ब्यूटेरोमीटर। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही जवाब होगा। दूध की अपेक्षित घनत्व जो है ना वो लैक्टोमीटर से ज्ञात की जाती है। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की तरह से किया जाता है। ब्यूरोटोमीटर जो होता है वो दूध और दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। वही हाइड्रोमीटर जो है वो हमारा घनत्व मापी यंत्र है। थर्मामीटर से हम शरीर का तापमान मापते हैं। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घनत्व हमारा कम होता है, इसलिए सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर हम चलने में हमें आसानी होती है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह के खुरदरा होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। यही न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार हमें आगे बढ़ाता जाता है। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठ रहे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण बताइए, किस कारण ऐसा हो पाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता के जड़त्व के कारण। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण बताइए क्या है कि यात्री का जो शरीर का निचला हिस्सा है वो गाड़ी के संपर्क में है। यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है। इस कारण यात्री का जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है गतिज ऊर्जा, बी है स्थगित ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा या डी है विकिरण ऊर्जा। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में जो ये हमारा ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, हवाओं की ऊर्जा होती है, बताइए हवाओं की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है। केवल स्थगित ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या स्थगित और गतिज दोनों ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा केवल और केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों, जो बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है,
हवाओं की गति गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। बताइए क्या आशय है? ऊर्जा का सर्जन और विनाश होता है, क्या ये आशय है? तो नहीं, ये आशय इसका नहीं है। ऊर्जा का सर्जन हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, ये भी इसका आंसर हमारा सही नहीं है। ऊर्जा का सर्जन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है। और ऊर्जा का ना तो सर्जन होता है और ना ही विनाश होता है, ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो उसका ना तो सर्जन हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।